इस्लामिक सहयोग संगठन, इसे आप लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के नाम से भी जानते हैं। और मैं आप लोगों से हमेशा कह रहा हूँ कि इस तरह के जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, संस्थान है, उनके बारे में एक सामान्य जानकारी अपने पास जरूर रखिए। आप लोग अगर सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप लोग वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इस तरह के संस्थानों से आपके एग्जाम में हर साल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में विस्तार से चर्चा कर लेते हैं। बस इतना कह सकता हूँ कि इस क्लास को कवर करने के बाद आपके जो भी सवाल रहेंगे उनके जवाब आप लोग आसानी से दे पाएंगे, समझ जाएंगे आप लोग। देखिए, ये हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखें ये हमारा प्यारा भारत देखने को मिलेगा और सऊदी अरब में इसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। तो अगर हम लोग इसके इस्लामिक सहयोग संगठन की बात करें तो इसकी स्थापना 25 सितंबर 1969 को रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में हुई थी। तो इसमें आप लोगों को एक तो डेट इसका याद रखना है, 25 सितंबर 1969 को कहाँ, रबात में हुए ऐतिहासिक शिखर सम्मेलन में इसकी स्थापना की गई थी। यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है और यह संयुक्त राष्ट्र के बाद दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। अंतर सरकारी संगठन शब्द संधि द्वारा बनाई गई एक इकाई को संदर्भित करता है जिसमें दो या दो से अधिक राष्ट्र शामिल होते हैं और जो सामान्य हितों के मुद्दों पर आपसी विश्वास के साथ काम करते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की बात करें, यूनाइटेड नेशंस की, तो 24 अक्टूबर 1945 में उसकी स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में उसका हेडक्वार्टर आपको देखने को मिल जाएगा। अगर हम लोग इस्लामिक सहयोग संगठन की के सदस्यों की संख्या की बात करें तो 57 देखने को मिलेगी। सदस्य राष्ट्र कितने हैं? 57। और इसमें आप देखेंगे कि 48 मुस्लिम बहुल देश भी हैं जिनमें आप देखते हैं कि मुस्लिम जनसंख्या ज़्यादा देखने को मिलती है। और इसका मुख्यालय सऊदी अरब के जेद्दा में देखने को मिलेगा। पाकिस्तान इसके संस्थापक सदस्यों में शामिल है। और आपको बताऊं कि 1947 तक पाकिस्तान हमारा ही हिस्सा था। आज के समय में आप देखिए ये पाकिस्तान आपको देखने को मिलेगा। और आप देखिए गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हमारे 5 राज्यों की सीमा लगती है पाकिस्तान से। आईओसी के पास संयुक्त राष्ट्र और यूरोपीय संघ के स्थायी प्रतिनिधि मंडल भी हैं। और रूस और आप देखिए थाईलैंड जैसे देश इसके पर्यवेक्षक सदस्य भी हैं। जहां मुस्लिम की संख्या अधिक नहीं है, वो भी देश इसके पर्यवेक्षक हैं। और इस संगठन को दुनिया भर में की मुस्लिमों की सामूहिक आवाज कहा जाता है। संयुक्त राष्ट्र के बाद यह दूसरा सबसे बड़ा अंतर सरकारी संगठन है। आईओसी में संयुक्त अरब अमीरात और सऊदी अरब देश मुख्य भूमिका में है। यहाँ किसमें? इस्लामिक सहयोग संगठन में। आईओसी के शिखर सम्मेलन का आयोजन प्रत्येक 3 वर्ष बाद किया जाता है। कितना? 3 साल के अंतराल पर किया जाता है। और लगभग 34% मुस्लिम आबादी वाला इथोपिया इसका सदस्य नहीं है। ये भी आपको याद रखना है। कितना? 34% यहाँ की आबादी है इथोपिया की, लेकिन ये उसका सदस्य नहीं है। और आप देखेंगे कि यह अपने सदस्य देशों में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक सहयोग भी बढ़ाता है। और आईओसी के विदेश मंत्रियों की प्रथम बैठक वर्ष 1970 में संपन्न हुई थी। और आईओसी के चार्टर को वर्ष 1972 में अपनाया गया था। और आप देखें 28 जून 2011 को अस्ताना, कजाकिस्तान में 38वीं बैठक के दौरान संगठन का नाम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द इस्लामिक कॉन्फ्रेंस से बदलकर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन किया गया था। कब? 2011 की बात है, इसका नाम बदल दिया गया था। फिर आप देखेंगे कि इसके आईओसी के उद्देश्य की बात करें, इसका उद्देश्य दुनिया के विभिन्न देशों के लोगों के बीच अंतर्राष्ट्रीय शांति और सद्भाव को बढ़ावा देना और साथ ही दुनिया के मुस्लिम समुदायों के हितों की रक्षा व संरक्षण का प्रयास करना भी है। और आप देखिए सदस्य देशों के मध्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में इस्लामिक एकजुटता को प्रोत्साहन देना तथा अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से जुड़े सदस्यों के मध्य परामर्श की व्यवस्था करना भी आईओसी का उद्देश्य है, इस्लामिक सहयोग संगठन का उद्देश्य है। और न्याय पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के विकास के लिए आवश्यक कदम उठाना तथा धार्मिक स्थलों की सुरक्षा के प्रयासों में समन्वय स्थापित करना, जैसे फिलिस्तीन संघर्ष को समर्थन देना और उनके अधिकारों और जमीनों की वापसी में उन्हें सहायता प्रदान करना भी इस संगठन का उद्देश्य है। और विश्व के सभी मुसलमानों की गरिमा, स्वतंत्रता और राष्ट्रीय अधिकारों की रक्षा करने के लिए उनके संघर्षों को मजबूती प्रदान करना तथा अन्य सदस्य देशों
के मध्य तालमेल और सहयोग को प्रोत्साहित करने के लिए एक उपयुक्त वातावरण तैयार करना भी इस्लामिक सहयोग संगठन का उद्देश्य है। और आईओसी के कार्यों की बात करें इस्लामिक सहयोग संगठन के, तो सदस्य देश के मध्य विवादों और युद्धों को सुलझाना इसका काम है। संगठन के सदस्यों के खिलाफ जाने पर उनकी सदस्यता निलंबित करना, जैसे मिस्र जो स्वयं एक सदस्य है ने इजराइल के साथ एक शांति संधि कर ली थी और फलस्वरूप उसे वर्ष 1979 में संगठन से निलंबित कर दिया था, लेकिन पुनः 1984 में संगठन में इसे वापस स्थान दे दिया गया था। और इसी प्रकार आप देखिए आईओसी ने अफगानिस्तान से सोवियत सैनिकों की बिना शर्त शीघ्र वापसी की मांग भी की थी इसमें। फिर आप देखेंगे कि इसके आईओसी इस्लामिक सहयोग संगठन की शासकीय निकाय देखें तो इस्लामिक सम्मेलन हो गया, विदेश मंत्रियों की परिषद हो गई इसमें, और जनरल सेक्रेटरीट इसमें इसकी शासकीय निकाय है आपको देखने को मिलेंगे। अगर हम लोग इस्लामिक सहयोग संगठन और भारत की बात करें तो पिछले कुछ वर्षों में भारत ने लगातार इस्लामिक देशों खासकर सऊदी अरब, ओमान, कतर, यूएई के साथ अपने संबंधों में सुधार किया है। यदि भारत इस संगठन में शामिल होता है तो उसकी पश्चिम एशिया में पकड़ मजबूत होगी। सऊदी अरब के प्रिंस वर्ष 2017 में भारत आए थे, जो कि भारत और सऊदी अरब के संबंधों में बेहतरी के प्रदर्शन को सूचित करता है। और आईओसी की विदेश मंत्रियों की बैठक में बांग्लादेश ने यह सुझाव दिया था कि भारत में भी 10% से ज़्यादा मुस्लिम आबादी है और इसलिए आप देखते हैं कि भारत को भी इस संगठन में पर्यवेक्षक के तौर पर शामिल कर लेना चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने इसका विरोध भी किया था। 1-2 मार्च 2019 को आईओसी के विदेश मंत्रियों की परिषद का 46वां सत्र अबू धाबी में आयोजित किया गया था और भारत को आईओसी की इस बैठक के उद्घाटन सत्र में बतौर गेस्ट ऑफ ऑनर आमंत्रित किया गया था। लेकिन अगले दिन 2 मार्च को समाधान सत्र में आईओसी ने जम्मू कश्मीर पर प्रस्ताव पारित कर कश्मीर को मुद्दे पर पाकिस्तान का समर्थन किया था। और आप देखते हैं कि वो हमारा हिस्सा है जम्मू कश्मीर वाला, तो हम लोगों इसमें विरोध भी हम लोगों ने दर्ज कराया था। आईओसी का क्या प्रस्ताव था? इस प्रस्ताव में कहा गया था कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान और भारत के बीच विवाद का अहम मुद्दा है और दक्षिण एशिया में शांति स्थापना के लिए इसका हल होना जरूरी है। प्रस्ताव में कश्मीर में कथित मानवाधिकार हनन के मुद्दे पर गहरी चिंता भी जताई गई थी इस प्रस्ताव में, और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का कश्मीर विवाद पर संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद को प्रस्तावों को लागू करने के लिए उनके दायित्व की बात कही गई थी। प्रस्ताव में यह भी कहा गया कि भारत में भारतीय कश्मीरियों के खिलाफ अत्यधिक बल प्रयोग कर रहा है और प्रस्ताव में भारतीय पायलट अभिनंदन को रिहा किए जाने पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान की तारीफ भी की गई थी इस प्रस्ताव में। और इसके जवाब में भारत ने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न हिस्सा है और यह उसका आंतरिक मामला है। भारत का आईओसी देशों के साथ करीब 230 बिलियन अमेरिकी डॉलर का कारोबार है, जबकि पाकिस्तान का ओआईसी से कारोबार 23 से आप देखिए 25 मिलियन डॉलर का तक का ही रहा है। अब ओआईसी का रुख पाकिस्तान से हटकर भारत की ओर जाना है और भारत और ईरान के संबंधों में सऊदी अरब नहीं चाहता कि भारत ईरान की तरफ मुड़े। और आप देखेंगे कि भारत आईओसी का इस्तेमाल कैसे कर सकता है, हम लोग इस्लामिक सहयोग संगठन का फायदा कैसे उठा सकते हैं। तो यदि भारत में भारत पर्यवेक्षक या फिर सदस्य देश बनने का मौका मिलता है तो भारत को इसे स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि भारत इसके जरिए पाकिस्तान को काउंटर कर सकता है। इसके अलावा भारत चीन पर भी इसके जरिए दबाव बना सकता है। ये दबाव ओआईसी देशों द्वारा पहले पाकिस्तान फिर चीन पर भी बनाया जा सकता है। और हालांकि भारत को अभी भी थोड़ी सतर्कता बरतने और इंतजार करने की जरूरत है आगे क्या फैसला लिया जा रहा है, क्योंकि जानकारों का कहना है कि ओआईसी का राजनीतिकरण हो चुका है। और जानकार ये भी बताते हैं कि इस्लामिक सहयोग संगठन अपने उद्देश्यों का पालन नहीं कर रहा है। इसका इस्तेमाल अक्सर ही देशों ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए किया है। इसके अलावा लीबिया, इराक जैसे मुस्लिम देशों ने इंटरनेशनल कम्युनिटी का हस्तक्षेप करना ओआईसी पर सवाल खड़े करता है। और इस्लामिक देशों के मामले में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का हावी होना ओआईसी संगठन में सुधार किए जाने को दर्शाता है। ओआईसी द्वारा संतुलित और निष्पक्ष रूप अपनाए जाने की जरूरत भी है। अगर हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जगत में ओआईसी के महत्व की बात करें, इस्लामिक सहयोग संगठन का अंतर्राष्ट्रीय जगत में क्या महत्व है, तो इस संगठन के सभी सदस्य आप देखेंगे देश मुस्लिम है, जिनका एक कश्मीर काउंटेबल ग्रुप भी है और इस पर पूरी तरह से पाकिस्तान का कब्जा है। वह इसका इस्तेमाल कश्मीर मुद्दे पर अपने हितों में करता रहा है। यही कारण है कि पिछले 2 दशकों में से कश्मीर मसले पर यह ग्रुप जो भी बयान जारी करता है वह एक तरफा होता है और यह संगठन वैश्विक राजनीति पर अपना प्रभाव रखता है। इसके सभी सदस्य देश मिलकर फैसला लेते हैं और पूरा संगठन उस फैसले पर खड़ा भी रहता है। और आप देखिए संयुक्त राष्ट्र में भी ये देश एक ब्लॉक की तरह काम करते हैं और एक साथ वोट देते हैं। अगर हम लोग इस्लामिक सहयोग संगठन की आंतरिक चुनौतियों की बात करें तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन और लीग की तरह इस्लामिक सहयोग संगठन की भी स्थापना के बाद से अपने भीतरी राजनीतिक विरोधाभासों को दूर करने के लिए संघर्ष करता रहा है।
और समय समय पर आप देखते हैं कि आईओसी गैर सदस्य देशों में मुस्लिम अल्पसंख्यकों के बारे में चिंता जताता रहा है रहता है, लेकिन इससे कभी भी मध्य पूर्व के देशों में सिया या सुन्नी अल्पसंख्यकों द्वारा झेली जाने वाली समस्याओं को नहीं उठाया है। गुटनिरपेक्ष देशों की तरह आप देखिए आईओसी में सदस्य देशों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर इसके समाधान का कोई अधिकार किसी के पास नहीं है और कोई भी सदस्य किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकता है, इसलिए कोई भी गंभीर कार्रवाई कर अपने अंजाम तक नहीं पहुंच पाती इसमें। और मध्य पूर्व के देशों में समय समय पर उठ खड़े होने वाले गंभीर संकटों के दौरान इस्लामिक सहयोग संगठन की भूमिका मूक दर्शक से अधिक नहीं होती है और इस्लामिक पहचान को छोड़कर शायद ही ऐसा ही कोई कारक है जो इसके सदस्य देशों को एक दूसरे के निकट लाने में सक्षम है। अगर हम बात करें ओआईसी में भारत भागीदारी का इच्छुक क्यों नहीं है इस्लामिक सहयोग संगठन में, तो आईओसी के भारत विरोधी नजरिए के कारण हालिया समय में भारत इस संगठन में भागीदारी के इच्छुक नहीं रहा है। अभी भी यह स्पष्ट नहीं हुआ है कि भारतीय नेतृत्व इस संगठन में अपनी भावी भूमिका को लेकर क्या सोच रहा है और इस संबंधों के कारण ही भारत 50 वर्ष पूर्व भारत को मोरक्को में हुई पहली बैठक में आमंत्रित किया गया था, लेकिन आईओसी के साथ हालिया जुड़ाव भारत की विदेश नीति को दर्शाता है और जिसमें भारत ने इस्लामिक देशों के साथ अपने संबंधों को मजबूत बनाना है, जैसे सऊदी अरब, चाइना हो गया आपका, सऊदी अरब, ईरान, चाइना कहाँ आप देखेंगे, संयुक्त अरब अमीरात और कतर, मिस्र, तुर्की, इजराइल और फिलिस्तीन हो गया। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा इसमें। और आप लोगों को बताया ना कि इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात करें तो इसमें आप लोग देखेंगे कि 21 अगस्त 1969 को यरूशलेम में मौजूद इस्लाम के तीसरे सबसे पवित्र मस्जिद अल अक्सा पर एक हमला हुआ था। 24 अगस्त को अरब विदेश मंत्रियों ने इस घटना के तत्काल बाद बैठक बुलाई थी और संयुक्त अरब गणराज्य का मानना था कि इस बैठक के लिए केवल अरब देश को ही बुलाया जाना चाहिए, जबकि सऊदी और मोरक्को का मानना था कि इसमें सभी इस्लामिक देशों को बुलाया जाना चाहिए। सऊदी अरब और मोरक्को दोनों ही देश इसे आयोजित करने के लिए काफ़ी उत्साहित भी थे और विचार विमर्श के फलस्वरूप एक तैयारी समिति का गठन किया गया। इस समिति में निम्न शामिल थे: सऊदी अरब, मोरक्को जिसे अरब कहते हैं, ईरान और मलेशिया, वाइगर और सोमालिया। और तैयारी समिति ने आप देखते हैं कि 8-9 सितंबर 1969 को रबात में एक मुलाकात की थी और 9 सितंबर को पाकिस्तान को सबसे बड़े इस्लामिक देश होने के कारण इसके प्रतिनिधि मंडल और सचिव यूसुफ भी रबात मुलाकात में शामिल हुए थे और तैयारी समिति में एक शिखर सम्मेलन आयोजित की सिफारिश की थी। और आप देखिए ये फलता सम्मेलन 22 से 24 सितंबर 1969 को रबात में हुआ था। इस समिति ने सम्मेलन में भाग लेने वाले देशों के लिए 2 मानदंड भी तय किए थे: मुस्लिम बहुल आबादी वाला देश होना चाहिए जिन राष्ट्र देश के मुखिया मुस्लिम हैं, और आप देखेंगे इन दोनों आधार पर ही कोई सदस्य देश सम्मेलन में शामिल हो सकता है। और फलतू उपयुक्त प्रक्रिया के बाद आईओसी के गठन का मार्ग प्रशस्त हुआ था। 14वां शिखर सम्मेलन मक्का में हुआ था और उपफोन की सऊदी अरब के मक्का में संपन्न हुआ था। इस सम्मेलन में एक घोषणा पत्र जारी हुआ था जिसे मक्का घोषणा पत्र कहते हैं। इस घोषणा पत्र में फिलिस्तीन के महत्व को रेखांकित किया गया था और इस घोषणा पत्र में आतंकवाद, उग्रवाद, कट्टरता के सभी रूपों अभिव्यक्तियों को खारिज भी कर दिया गया था। और आईओसी के सदस्य देशों ने यूएई और सऊदी अरब के खिलाफ हुई आतंकी हमले की निंदा भी की थी और जहां इससे पहले सऊदी अरब के तेल पंपिंग स्टेशन और संयुक्त अरब अमीरात के जल क्षेत्र में वाणिज्यिक जहाज़ों पर हुए हमलों की घटनाओं से वहां शांति व सुरक्षा को खतरा भी उत्पन्न हुआ था। तो ये सब आप देखते रहते हैं इसमें। ये 46वां सत्र संयुक्त अरब अमीरात में, इसमें आप देखते हैं कि सुषमा स्वराज को गेस्ट ऑफ ऑनर के रूप में आमंत्रित किया गया था। भारत ओआईसी के सदस्य देश क्यों नहीं बन सका और दुनिया में भारत मुस्लिम संख्या के आधार पर दूसरे सबसे बड़ा देश है, जबकि इंडोनेशिया पहले स्थान पर है। उसके बावजूद भी भारत ओआईसी का सदस्य देश नहीं है। और ओआईसी का पहला सम्मेलन 1969 में रबात, मोरक्को की राजधानी में आयोजित किया गया था। उस समय पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम देश था। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल याह खान ने धमकी दी थी कि अगर भारत की को सदस्यता दी गई तो वह इस सम्मेलन का बहिष्कार करेगा और इसलिए जॉर्डन के राजा हसन, जो इस सम्मेलन की अध्यक्षता कर रहे थे, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए भारत को दिए गए निमंत्रण को वापस ले लिया था। फखरुद्दीन अली अहमद के नेतृत्व वाला भारतीय प्रतिनिधि मंडल को मोरक्को में प्रवेश करने से रोक दिया था। इस प्रकार भारत ओआईसी का सदस्य देश नहीं बन सका था। इसमें आप लोग देखते हैं कि
तो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन के बारे में इतनी जानकारी आप लोगों को अपने पास रखनी है, इस्लामिक सहयोग संगठन के बारे में। अगर क्वेश्चंस पूछा जाएगा तो ज़रूर आप लोग आंसर दे पाएंगे। और भी किसी संगठन के बारे में जानने की दिलचस्पी हो तो उसका नाम आप लोग बता सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग बात कर लेंगे, उस पर भी बात कर लेंगे। ठीक है, आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो आप लोग ज़रूर नीचे बताया करिएगा।